यदि आप सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है तो ओके लिख दीजिए। यदि आप सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है तो ओके लिखिए। तो कल मैंने आप लोगों को वर्ड दिया था, सेल पर था और शिप था, सेल ही था, सेल में बहुत सारे शब्द थे। उसके बाद फिर फीड था, फेड था। तो इन सारे शब्दों को कल हमने चर्चा किया था, पढ़ाया था, बताया था। ये आप सभी के सभी शब्द याद कर लेंगे क्योंकि ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। तो कुछ अन्य शब्द हम लोग यहाँ देखेंगे। देखिए, कुछ हम लोग शब्द यहाँ देखेंगे। आज हम लोग अपोजिट संबंधी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे स्पेलिंग देखिएगा अलग अलग रहेगा, उनका प्रोनाउंसिएशन लेकिन सेम रहेगा। अपोजिट करके ऐसे शब्द रहेंगे, उनका प्रोनाउंसिएशन एक समान रहेगा, एक जैसा रहेगा, लेकिन स्पेलिंग थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, मिसमैच करेगा। तो उन सभी शब्दों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अपोजिट देखते हैं, APPOSIT। चलिए, इसका हिंदी कोई बताना चाहे तो बताइए चैट में। अपोजिट APPOSIT, अपोजिट ये एडजेक्टिव है हम लोग का, ये एडजेक्टिव शब्द है। इसका हिंदी क्या होगा चैट में आप लिख सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है अपोजिट का? अच्छा अच्छा, मेरा घर स्टेशन के अपोजिट है। हम्म, इसका हिंदी क्या होता है? देखिए, अपोजिट का हिंदी होता है APPOSIT। अपोजिट का हिंदी होता है उचित। इसका हिंदी क्या होता है? उचित। उचित मतलब जैसे बोलते हैं ना कि उचित मूल्य पर दीजिए कोई वस्तु, बोलते हैं कि उचित मूल्य पर वस्तु दीजिए। उचित कहने का मतलब जो सही है। उचित कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सही है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं उचित व्यवहार अपनाइए। उचित व्यवहार का मतलब जो सही व्यवहार है उसी को हमें अपनाना है। हम बोलते हैं कि उचित, हम लोग बोलते हैं उचित कार्य करें। उचित कार्य करें मतलब कि जो सही कार्य है केवल उसी को आपको करना है। उचित कार्य करें मतलब जो सही कार्य है उसी को करना है, उचित कार्य। तो देखिए, स्पेलिंग ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि अपोजिट मतलब उल्टा होता है, लेकिन आप गलती कर देंगे एग्जाम में। ये जैसे मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, PQRS है, फिलिंग द ब्लैंक्स है। अब उसमें हम्म, तो यदि आप ध्यान से देखिएगा,
यहाँ ध्यान से देखिएगा, अपोजिट शब्द रहेगा, देखिए बस थोड़ा सा माइनर अंतर है। बस 1 मिनट, थोड़ा सा बस वेट करिएगा, क्लास में ले रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ स्पेलिंग का बड़ा महत्व है। अगर आपको सही से स्पेलिंग नहीं आता है तो आप कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या पीक्यूआरएस जो भी है आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अपोजिट स्पेलिंग में बस माइनर अंतर है। अब यही मैं आपको आगे लिखने जा रहा हूं जो आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। जैसे यहाँ पर अगला मैं शब्द लिख रहा हूं, अपोजिट, APPOSITE, अपोजिट। देखिए, ये आप अपोजिट को जानते हैं। जैसे आपने बोला सभी लोगों ने उल्टा। सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है ना? सभी लोग को ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा है ना? एक बार ओके लिख दीजिए सभी लोग, ऑडियो और वीडियो सही से जा रहा हो तो। चलिए, हाँ, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया कि अब देखिए, अब इस जो आप लोग हिंदी बता रहे थे, तो ये आपका हो गया। ये अपोजिट जो हम लोग का शब्द होता है, ये दोनों होता है। ये एडजेक्टिव, मतलब 3 ठो होता है। ये एडजेक्टिव भी होता है, साथ ही साथ ये हम लोग का नाउन भी होता है, और साथ ही साथ ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है। किसका काम करता है? प्रीपोजिशन का भी। देखिए, तो जो आप जानते हैं वास्तव में ये जानते हैं, ये वाला, ठीक है। जो आप बोल रहे थे ना, उल्टा, विलोम, के माने अपोजिट के माने इसके उल्टा है ना, ऐसे करके जो भी आप हिंदी जानते थे, ये अपोजिट का जानते हैं। तो देख लीजिए, इसमें माइनर अंतर है। APPOSIT रहेगा तो इसका हिंदी होता है उचित। उचित का मतलब आप सभी लोग समझ रहे हैं, यानी जो सही होता है। जो उचित कार्य करिए, यानी सही कार्य करिए, उचित मूल्य पर दीजिए, सही दाम पर दीजिए। उचित मतलब सही होता है। तो अगर ए से रहेगा तो अपोजिट उचित हो जाएगा, एडजेक्टिव होगा। ये अपोजिट, अपोजिट हो गया, है ना। OPPOSIT, ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, प्रीपोजिशन भी है। तब हम लोग बारी बारी से देखेंगे। यदि अपोजिट एडजेक्टिव हो, नाउन हो, तो इसका हिंदी हो जाएगा, है ना, जैसे विरुद्ध हो जाएगा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? विरुद्ध। जैसे इसके विरुद्ध अगेंस्ट, है ना, मतलब उसके अगेंस्ट में है। और अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में रहेगा तो इसका हिंदी हो जाएगा के सामने। के सामने, के सामने। अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा के सामने, ठीक है। इसका हिंदी लिख लेंगे के सामने। तो ध्यान दीजिएगा, अगर अपोजिट शब्द ओ से रहे तो हम लोग का ये एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है, और प्रीपोजिशन भी है। इस तरह से आप नोट कर लीजिए।
अगर हम एडजेक्टिव और नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी विरुद्ध होगा, है ना। हमारे ऑपोजिट में चल रहा है, हमारे विरुद्ध में चल रहा है, नहीं बोलते हैं कि हमारे ऑपोजिट में वो काम करता है, यानी हमारे, इसको उल्टा भी कह सकते हैं। विरुद्ध मतलब उल्टा भी कह सकते हैं, अपोजिट उल्टा, ठीक है। तो अगर ये प्रीपोजिशन के रूप में लिया जाएगा तो इसका हिंदी होगा के सामने। जैसे बोलते हैं कि हमारा घर जो है स्टेशन के सामने है, यानी है ना, अपोजिट है। एक इन फ्रंट भी होता है, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये प्रीपोजिशन जब मैं पढ़ाऊंगा ग्रामर सेक्शन में तो वहां पर विशेष रूप से बताऊंगा। तो देख लीजिए बस क्या क्या स्पेलिंग में चेंजिंग हुआ है, एक जगह पर ओ लिख दिया गया, ए यहाँ पर है और ओ यहाँ पर है, तो अपोजिट हो गया ए से और यहाँ अपोजिट हो गया ओ से। ये सब आप लोग को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं कोई बोलता है तो आपको वहां वाक्य के अनुसार समझना होगा, वाक्य के अनुसार। तो आपको ट्रांसलेशन वगैरह आता रहेगा तभी आप ये बेहतर ढंग से उसका हिंदी निकाल पाएंगे, नहीं तो ग्रामर से ये आप नहीं पकड़ पाएंगे कि कहाँ पर, है ना, आप किस अर्थ को निकालना संभव है, ये ग्रामर से ये संभव नहीं है। लेकिन ये आप ट्रांसलेशन और वर्ड पावर के माध्यम से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इसी में हम लोग अभी और भी दो वर्ड है, इसका हिंदी बताएंगे। ऑपोजिशन, 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 देखिए वही अपोजिट शब्द से ही हम लोग का यहाँ पर ऑपोजिशन शब्द बना है। अपोजिट शब्द से ही क्या बना है, ऑपोजिशन शब्द बना है। ये हम लोग का यहाँ पर नाउन है, ये हम लोग का क्या है, नाउन है। चलिए इसका हिंदी बता दीजिए क्या होगा, हिंदी क्या होगा। तो इसका हिंदी होता है समानाधिकरण। समानाधिकरण मतलब समान अधिकार रखना, इसका हिंदी होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है समान अधिकार रखने वाला। समानाधिकरण का हिंदी होता है समान अधिकार रखने वाला। समानाधिकरण यानी समान अधिकार रखने वाला, जिस जो समान अधिकार रखता है उसी को हम लोग ऑपोजिशन बोलते हैं। समानाधिकरण जो समान अधिकार रखता है, ये नाउन शब्द है, ये हम लोग का क्या है, नाउन शब्द है। अब देखिए, देख लीजिए स्पेलिंग में, अब यहाँ एक जगह पर हम क्या लिखने जा रहे हैं, ओ, बस ओ डबल पी ओ एस आई टी आई ओ एन। देख लीजिए ये भी हम लोग का शब्द नाउन ही है, ये क्या शब्द है, नाउन यानी संज्ञा, नाम है। अब इसका हिंदी क्या होगा आप लोग जानते होंगे, देखिएगा। जैसे नेता लोग ये शब्द का बहुत प्रयोग करता है, कहता है कि ऑपोजिशन का चाल है ना। जैसे आपने देखा होगा, हाँ, जैसे आपने ये शब्द नेता वगैरह के मुंह से अक्सर सुनते होंगे कि अपोजिशन का चाल है, ये अपोजिशन का चाल है, अपोजिशन का चाल है। तो अपोजिशन मतलब समझ रहे हैं, विपक्ष, जो जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है ना, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। जैसे बिहार में राजद है, जदयू है, बीजेपी है, तो राजद यहाँ पर ऑपोजिशन हो गया, विपक्ष हो गया किसका, जदयू और बीजेपी का। तो यहाँ पर ऑपोजिशन शब्द का ज्यादातर प्रयोग हम लोग नेता के मुंह से सुनते हैं। ऐसे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, नाउन शब्द है, इसका हिंदी होता है विरोध, इसका हिंदी होता है विरोध या विपक्ष भी होता है, इसको हिंदी विपक्ष भी लिख सकते हैं, है ना। ऑपोजिशन का हिंदी होता है विरोध होता है ना, या विपक्ष होता है, विरोध होता है या विपक्ष होता है। इसका हिंदी लिखेंगे विरोध लिखेंगे या विपक्ष। जैसे ऑपोजिशन का चाल है तो ये विपक्ष का चाल है, उसके, है ना, वजह से। जैसे नहीं होता है कि कोई घटना घट जाता है, कहता है कि ये षड्यंत्र है, ये हमारे जो अगेंस्ट के जो पार्टी है वो हमको बदनाम करने के लिए सब काम करवा रहा है, बाकी ये और कोई बात नहीं है, ये ऑपोजिशन का चाल है। तो ऐसे शब्द, ये ऑपोजिशन ओ वाला हम लोग सुनते हैं अक्सर, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है विरोध होता है या फिर विपक्ष होता है। तो यहाँ पर हम लोग दो शब्द पढ़े, एक ए से और एक ओ से। यहाँ पर हम लोग दो प्रकार का शब्द पढ़े हैं, एक ए से और एक ओ से। हम लोग यहाँ पर कितने प्रकार के शब्द का प्रयोग किए हैं, हाँ, दो प्रकार का। अब तो मिटा दिया, अब क्या साइड हटे, आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको रहता है ना, इसको डिलीट भी नहीं किया जाएगा। नीचे में देखिएगा जो आपको
ट्रांसलेशन एंड वर्ड पावर का नीचे में, ऊपर में नहीं, ऊपर में भी एक शो करता है, एक नीचे में भी। तो नीचे वाला सेक्शन में जाइएगा तो वहां टच करिएगा तो बहुत सारा लिखा रहेगा, समरी रहेगा, रिकॉर्डिंग रहेगा, टेस्ट रहेगा। तो रिकॉर्डिंग में जाइएगा तो वहां पर आपको ये सारा उपलब्ध रहेगा, वीडियो जो चल रहा है, ठीक है, लाइव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे अब हम लोग देखेंगे। चलिए, मोर, मोर का हिंदी क्या होता है बोलिए? मोर का हिंदी क्या होता है? ये हम लोग का एडजेक्टिव शब्द है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है। इसका हिंदी बताइए, मोर का क्या हिंदी होता है? हाँ बिल्कुल सही, मोर का हिंदी होता है अधिक या ज्यादा, अधिक या ज्यादा, ज्यादा, ठीक है। जैसे नहीं बोलते हैं कि हमको अधिक चाहिए, मोर। जैसे आप पढ़े होंगे डिग्री, एडजेक्टिव में ये पढ़ेंगे ग्रामर में कि डिग्री तीन प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव डिग्री होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है, एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो ये मोर जो शब्द है ये कंपैरेटिव डिग्री है, तुलना, यानी मोर यानी ज्यादा, अधिक यानी उसके तुलना में हम ज्यादा लेंगे, है ना, हम उसके तुलना में अधिक लेंगे। तो एक तुलनात्मक ये शब्द होने की वजह से, है ना, हम लोग क्या इसको रखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में रखते हैं। हम लोग किस में रखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। तो ये तुलनात्मक शब्द है, इसका हिंदी होता है अधिक या ज्यादा। देखिए इसमें थोड़ा सा बस चेंजिंग किया जा रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग किया जा रहा है, मोर में बस एस लगा दे रहे हैं, मोर्स। अब बताइए मोर्स का हिंदी क्या हो जाएगा? ये हम लोग का नाउन शब्द हो जाएगा, पहला चीज की ये नाउन हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ देखिए एम ओ आर ई है, एम ओ आर ई है, मोर है एम ओ आर ई, अब बस इसमें एस लगा दिया गया तो मोर्स हो गया। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी याद करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द में भी आपको ये मिलेगा, ठीक है, मोर्स। ये नाउन में भी मिलेगा, नाउन जब चैप्टर ग्रामर पढ़ाएंगे तो वहां भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो मोर्स का हिंदी होता है रीति रिवाज, रीति रिवाज। नहीं बोलते हैं इसका रिवाज हम लोग के रिवाज से अलग है, जैसे शादी ब्याह होता है तो नहीं बोलते हैं कि हमारे यहाँ ये रीति रिवाज नहीं है, तो बोलता है कि हम लोग का यही रीति रिवाज है, हम लोग ऐसे ही शादी करेंगे। देखिएगा कभी कभी दो पक्षों में, है ना, थोड़ा सा बहस टाइप का भी हो जाता है कि नहीं हम लोग ऐसे हैं, हम लोग वैसे हैं, वो लोग बोलते हैं ऐसे। तो जो समझदार पक्ष होता है कहता है छोड़ो क्या लेना देना है, कैसे करो शादी करके सुबह जाना है। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे के अनुसार चलेंगे तो तुमको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा या ऑस्कर अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। तो जो है ना बेवकूफ टाइप के होते हैं वो झगड़ भी जाते हैं, कहते हैं नहीं हमारे रीति रिवाज के अनुसार शादी होगा, है ना, विपक्ष वाला कहता है मेरे रीति रिवाज के अनुसार शादी होगा। जो मंदबुद्धि के होते हैं, कम दिमाग के लोग होते हैं, समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं कहते, कहते जो इच्छा है उससे आप काम करिए, शादी करिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एस लगा देने से यहाँ पर क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया। तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिएगा जैसे ये नाउन में ज्यादा हम लोग को पढ़ने को मिलेगा, नाउन में, ठीक है। तो वहां पर विशेष रूप से ये नाउन में आएगा, वहां पर ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक ही जैसा, है ना, को लेकर चलते हैं, एक ही जैसा मतलब उसका प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा हो। देखिए एक हम लोग का शब्द होता है लीटर, होता है लीटर, एल आई डबल टी ई आर, एल आई डबल टी ई आर, लीटर। लीटर का हिंदी बताइए, सभी लोग चैट में लीटर का हिंदी बताइए, लीटर का हिंदी क्या होता है? लीटर का हिंदी क्या होगा? देखिए यहां पर, यहां पर लीटर का हिंदी होता है ना, ये लीटर का हिंदी होता है कूड़ा करकट। देखिएगा आपको ऐसा मिलेगा, है ना, जैसे जहाँ आपको कोई देखिएगा छोटा सा खरगोश जैसा या ऐसा बना रहता है तो उसमें लिखा रहता है ना, थ्रो लीटर्स या ऐसे करके लीटर शब्द का प्रयोग किया रहता है। तो जो नहीं समझदार हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, तो वो क्या समझते हैं, वो सोचते हैं पता नहीं ये क्या लीटर शब्द है। लेकिन जो थोड़ा बहुत जानकारी रखे हैं, मेहनत किए हैं, तो समझ जाते हैं कि लीटर का हिंदी क्या है, यहाँ पर कूड़ा करकट है। हम लोग को इसी में क्या करना है, कूड़ा करकट को, है ना, फेंक देना है।
है, कूड़ा करकट को इसी में फेंक देना है। इसका हिंदी होता है कूड़ा करकट होता है। इसका एक और ये जब ये है ना नाउन के रूप में रहेगा तब इसका हिंदी होता है पालकी भी होता है ना। इसका हिंदी क्या होता है? पालकी, जिसमें दुल्हन वगैरह बैठ के जाती है वो पालकी भी होता है, लीटर। ठीक है। इसका हिंदी देखिएगा, एक साथ जो पैदा हुआ बच्चे होते हैं उसको, उसका भी हिंदी होता है एक साथ पैदा हुए बच्चे, एक साथ पैदा हुए बच्चे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका हिंदी क्या क्या होता है? कूड़ा करकट होता है, पालकी होता है जिसमें दुल्हन जाती है, या फिर एक साथ जो पैदा होता है बच्चा उसको लीटर बोलते हैं ना, उसको भी लीटर बोलते हैं। जो जैसे है ना जुड़वा तुड़ुआ, पता नहीं कैसे कैसे बच्चा पैदा होता है तो उसको भी बोलते हैं लीटर। अगर ये भर्व रहेगा, यदि ये भर्व के रूप में, स्पेलिंग वही रहेगा, देख लीजिए सेम स्पेलिंग। ठीक है। अगर लीटर का सेम स्पेलिंग भर्व के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा बिखेरना। इसका हिंदी होगा बिखेरना। बिखेरना जैसे नहीं होता है कि घर का सामान होता है कि इधर उधर उठा पटक के फेंक देते हैं, है ना। घर का सामान रहता है इधर उधर उठा के फेंक देते हैं। तो अगर इस शब्द को भर्व के रूप में लेंगे, अब देखिए कैसे आपको पता चलेगा कि लीटर कहाँ भर्व है कहाँ नाउन है? ग्रामर से पता चल जाएगा। ईमानदारी से बताइए, अगर ग्रामर से आपको पता करना हो, यदि आपको ग्रामर से पता करना हो तो क्या ग्रामर से पता कर सकते हैं कि इसमें लीटर कब नाउन होगा और लीटर कब वर्ब होगा? लेकिन यही आप ट्रांसलेशन जानते हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो हिंदी से इंग्लिश करिए चाहे इंग्लिश से हिंदी करिए, दोनों एक ही चीज होता है। तो आप यहाँ पर बहुत काफी हद तक समझ पाएंगे कि लीटर शब्द कब हम लोग का नाउन होगा और कब हम लोग का वर्ब होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लीटर का हिंदी होता है कूड़ा करकट, जब नाउन रहेगा तो पालकी होता है। एक साथ जो बच्चा पैदा होता है उसको भी लीटर कहते हैं। लेकिन इसको हम लोग वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो जैसे घर वगैरह में देखिएगा कपड़ा लाता है ना, या फिर कुछ कुर्सा कुर्सी कूड़ा करकट इधर उधर हम लोग बिखेर देते हैं, तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं लीटर, यानी बिखेरना। बिखेरना मतलब समझ गए, तितर बितर करना। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच से देखिएगा, मैं अभी कल मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊंगा, आप हमको बताइएगा, मैं इंग्लिश में लिख के दूंगा, आप हमको बताइएगा कौन वर्ब है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप बोल रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी होते हैं वो तो होता ही है, ठीक है, वो तो रूल हो गया, वो रूल हो गया आपका। लेकिन उसको पहले हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तो वो रूल इजिली हम पकड़ लेंगे, क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले होते हैं। क्लियर है? तो हम लोग इजिली उसको पकड़ सकते हैं कि कौन नाउन है कौन वर्ब है कौन एडजेक्टिव है। ठीक। लेकिन उसका हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे तब बहुत अच्छा से हम पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आप केवल रूल याद किए हैं, रूल याद किए हैं, तो आप उसका सटीक हिंदी नहीं निकाल पाइएगा, तो आप सटीक जो है पता नहीं कर पाइएगा कि उसमें कौन वर्ब है कब नाउन है। जैसे लीटर यहाँ पर वर्ब है कि नाउन है। जैसे आपके पास एमबी प्रकाशन का बुक होगा, प्रीवियस ईयर्स जो एसएससी का क्वेश्चन आया होगा उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो वो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको देखिएगा, उसको आपको है ना बहुत सारा बात में खोजिएगा कि ये नाउन है कि वर्ब है, देखिएगा उसका अर्थ कितना डिफरेंस डिफरेंस हो जाता है। तो आपको ट्रांसलेशन पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ग्रामर पढ़िए, बहुत आनंद आएगा। तो इस लीटर का हिंदी क्या होता है? कूड़ा करकट होता है, पालकी होता है, एक साथ बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं उसको भी बोलते हैं। एक और लीटर होता है, देखिएगा ये तो हम लोग एक पढ़ लिए, अब यहाँ दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीटर। देखिए इसमें लीटर का स्पेलिंग LITRE भी होता है और LITER भी होता है, दोनों सही है। जैसे मीटर, मीटर में हम लोग जानते हैं TER भी सही है और TRE भी सही है। मीटर, मीटर का स्पेलिंग आप लोग जानते होंगे। सेंटर का स्पेलिंग, सेंटर का भी दोनों स्पेलिंग सही होता है, CENTER भी होता है और CENTR भी होता है। तो बहुत ऐसे स्पेलिंग है, जैसे लीटर है, मीटर है, सेंटर है, तो TER भी सही होता है और TRE भी सही होता है। ठीक है, क्लियर है सभी लोग को? मैंने क्या बोला, जैसे सेंटर हम लोग लिखते हैं, सेंटर CENTER भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CENTR भी लिख सकते हैं, दोनों सही है।
सेंटर हम लोग है ना, दोनों सही है। जैसे हम लोग मीटर लिखते हैं METER, है ना, या METRE मीटर, ये भी सही है। ठीक है, तो इसको ज्यादातर हम लोग यही यूज करते हैं मीटर का, और सेंटर का देखिएगा ये ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो लीटर में भी वैसे ही होता है लीटर में। तो चलिए यहाँ पर हम लिख दिए LITER। ठीक है, LITER, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं LITR भी। ठीक है, तो दोनों सही है, LITRE भी सही है, LITER भी सही है। अब देखिए ये लीटर यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया, नाउन हो गया। ये लीटर हम लोग का क्या हो गया, नाउन हो गया। अब इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी लीटर ही होगा, इसका कोई हिंदी नहीं होता है, लीटर का लीटर ही होता है। जैसे हम लोग कोई द्रव्य लिक्विड चीज होता है मापने का, तो वो मापने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, लीटर का, LITRE का। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें और इसमें, देखिए ये भी सही है जो मैंने लिखा था, LITER, है ना, ये भी सही है, दोनों एक ही होता है। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें डबल टी है, इसमें सिंगल टी है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर डबल टी हो जाएगा तो इसका हिंदी हो जाएगा कूड़ा करकट पार्किट, है ना, एक साथ जो बच्चा पैदा होते हैं, वर्ब के रूप में रहेगा तो बिखरना। अगर यही LITRE लिखते हैं तो इस कंडीशन में हम लोग का ये केवल इसका हिंदी लीटर होगा, जो कि हम लोग किसी भी लिक्विड चीज को, द्रव पदार्थ को हम लोग मापने का काम करते हैं। तो दोनों लीटर का मतलब समझ में आ गया, LITER। तो जहां भी LITER लिखा, LITTER रहेगा, जहां LITTER रहेगा, तो समझिए कि वहां कूड़ा करकट का बात हो रहा है ज्यादातर। जैसे आप स्टेशन पर जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो अगर ये स्पेलिंग मिल गया LITTER ऐसे, तो समझिए कि वहां कूड़ा करकट फेंकना, आपको क्या करना है, कूड़ा करकट फेंकना है। कहीं कुछ लिखा हुआ है तो थ्रू लीटर या यू, है ना, ऐसे करके, तो वहां पर आपको क्या करना है, कूड़ा करकट ले जाके फेंक देना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग देखेंगे स्टील। अगला शब्द है स्टील, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हम लोग का यहाँ पर एडजेक्टिव शब्द है। ये कौन सा है, एडजेक्टिव शब्द है। चलिए इसका हिंदी बताइए, इसका हिंदी क्या होगा। ये एडजेक्टिव शब्द है स्टील, STILL। इसका हिंदी क्या होगा, देखिए ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रहेगा तो इसका हिंदी होता है स्थिर होता है ना, मौन होता है, शांत होता है। स्टील वाटर, जैसे नाव धारा आप पढ़िएगा तो उसमें कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, स्टील वाटर। तो अप स्ट्रीम तो धारा, मतलब अप स्ट्रीम ऊपर की तरफ धारा के विरुद्ध, डाउन स्ट्रीम धारा के साथ, और स्टील वाटर शांत जल। तो स्टील का हिंदी शांत भी होता है। जब ये हम लोग का नाउन रहेगा तो उसका हिंदी क्या होगा, जब ये नाउन रहेगा तो इसका हिंदी लिख लीजिएगा, है ना, गहरी शांति, गहरी शांति, या फिर इसका एक और लिख लीजिएगा सन्नाटा, सन्नाटा। जब इसको हम लोग नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी होगा गहरी शांति। गहरी शांति मतलब एकदम शांत, है ना, एकदम शांत, कुछ अब, है ना, वहां कोई भी डिस्टर्ब वगैरह नहीं हो रहा है ना। अब ये अगर वर्ब के रूप में यूज किया जाएगा तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, अगर स्टील का हम प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, नाउन के रूप में कर सकते हैं, वर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं, तो यहाँ अगर वर्ब के रूप में यूज करना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा स्थिर करना, स्थिर करना, या फिर शांत करना, शांत करना, स्थिर करना या फिर शांत करना, स्थिर करना या फिर शांत करना। तो देख लीजिए स्पेलिंग है STILL। ये जल वगैरह के लिए ज्यादा प्रयोग करते हैं, शांत जल, ये ऐसे करके। तो STILL रहेगा तो इसका एडजेक्टिव के रूप में हिंदी क्या होगा, है ना, स्थिर होगा, मौन होगा, शांत होगा। अगर ये नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी होगा गहरी शांति, है ना, यहाँ शांति ऐसे लिख लीजिए, एक और पाई खांच लीजिए, हाँ। तो गहरी शांति या सन्नाटा भी होता है। अगर इसको हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी होगा स्थिर करना या फिर शांत करना। ठीक है, चलिए इसमें क्लियर हो गया सभी लोग को।
एक और मैं शब्द लिखने जा रहा हूँ स्टील, एक और मैं शब्द लिखने जा रहा हूँ स्टील। ऐसे देखिए एक और इसका एडवर्ब में भी हिंदी है। चलिए इसका एडवर्ब में भी हिंदी लिखवा दे रहा हूँ, छूट गया है। अगर जब ये एडवर्ब रहेगा तो इसका हिंदी क्या होगा लिख लीजिए, है ना। ये बहुत लंबा है, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए, क्योंकि इसको लिखना संभव नहीं, बहुत ज्यादा है। तो यही स्पेलिंग है अभी, STILL। अगर ये एडवर्ब रहेगा तो इस एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे। जब इसको एडवर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी क्या होगा लिखिए। इसका हिंदी लिखेंगे सर्वदा, इसका हिंदी लिखेंगे सर्वदा, ऐसे लिखिएगा सर्वदा। फिर आगे लिखेंगे कॉमा देके, अभी भी, या अब भी ऐसे लिख लीजिए, सर्वदा के बाद अब भी लिख लीजिए, अब भी, अब भी। उसके बाद लिखिएगा कभी कभी, उसके बाद लिखिएगा कभी कभी, उसके बाद लिखेंगे तो भी, तो भी, ये एडवर्ब रहेगा तब। फिर आगे लिखेंगे अब तक, फिर आगे लिखेंगे अब तक, फिर लिखिएगा उस समय तक, उस समय तक। फिर आगे लिखिएगा अधिक ज्यादा, अधिक ज्यादा, अधिक ज्यादा तो ऊपर होइएगा, छोड़ दीजिए इसको। तथापि लिख लीजिए, ये VVI है तथापि, तथापि शब्द अक्सर यूज होता है, ये VVI है तथापि, है ना। तथापि जो है ये VVI शब्द है, इसका हम लोग अक्सर यूज करेंगे। तो स्टील का प्रयोग जब एडवर्ब के रूप में किया जाएगा तो इसका हिंदी देख लीजिए क्या क्या होगा। सर्वदा होगा, अब भी होगा, कभी कभी होगा, तो भी होगा, अब तक होगा, उस समय तक, उस समय तक होगा, यहाँ तक छूट गया है, उस समय तक। और फिर तथापि होगा, तथापि हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं तथापि का। तो ये सारा आप लोग को याद कर लेना है। अभी केवल एक ही शब्द है, स्टील है, STILL। तो ये यूज में होता रहेगा, ग्रामर में भी, कंप्रिहेंशन में भी, क्लोज टेस्ट में भी, ये बहुत जगह आता रहेगा हम लोग का। जल्दी से नोट करिए। नोट कर लेंगे तो लिखेंगे नोटेड, नोट कर लीजिएगा तो लिखिएगा नोटेड। चलिए इसी में अब आगे लिखते हैं, ये स्टील शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अभी एक ही सिंगल शब्द था हम लोग का, अभी स्टील शब्द है। इसका हम लोग भिन्न भिन्न रूप में इसका हिंदी देखें। अब चलिए आगे देखेंगे इसमें। देखिए वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखेंगे इसमें स्टील बर्थ, स्टील बर्थ, आगे लिखेंगे स्टील बर्थ। ये हम लोग का नाउन है, ये शब्द क्या है, नाउन है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, मरे हुए बच्चा, मरे हुए बच्चे, मरे हुए बच्चा पैदा होना, मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, मरा हुआ ऐसे लिखे, मरा हुआ, मरा हुआ बच्चा पैदा होना, या मरा हुआ बच्चा पैदा, मरा हुआ, है ना, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे लिखिए, मरे हुए बच्चे का जन्म,
मरे हुए बच्चे का जन्म, ये सही है, ठीक है। मरे हुए बच्चे का जन्म। देखिए स्टिल बर्थ, बर्थ का हिंदी होता है जन्म लेना, और स्टिल का हिंदी होता है शांत। याद रखने का देखिए टेक्निक क्या है। बर्थ का, अभी हमने स्टील का हिंदी क्या बताया था, शांत, स्थिर, ठीक है, गहरी शांति, ठीक है, सन्नाटा जब नाउन के रूप में था, एडजेक्टिव के रूप में था तो स्थिर था, शांत था। वही जब वर्ब के रूप में था तो शांत करना, स्थिर करना। जब एडवर्ब के रूप में है तो देखिए अब तक है, अब भी है ना, तथापि है, या फिर अब इसमें कभी कभी है, सर्वदा है, अब तक है, उस समय तक है। इसका बहुत सारा हिंदी है। तो हम लोग जो अभी पीछे वाला पढ़े हैं, उसी के हेल्प से, उसी के मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसका हिंदी निकालेंगे। तो स्टील का हिंदी क्या होता है, स्टील का हिंदी क्या होता है, तो स्थिर होता है, शांत होता है। बर्थ का हिंदी क्या होता है, जन्म लेना। तो इसको याद रखने का टेक्निक है कि मान लीजिए ऐसा जन्म हो कि जो जो शांत हो, स्थिर हो, न हिले न डुले, इसका मतलब क्या, वो मर गया है बेचारा, मर गया है। तो यहां से पकड़िएगा, स्टील बर्थ, स्टील मतलब होता है शांत होता है, स्थिर होता है। यानी ऐसा जन्म जिसमें उसमें कोई भी गतिविधि न हो, एकदम शांत हो, स्थिर हो, इसका मतलब वो बच्चा क्या है, मरा हुआ है। उसका जन्म कैसा हो रहा है, मृत्यु वाला हो रहा है, यानी मरा हुआ। तो स्टील बर्थ का हिंदी क्या होता है, मरे हुए बच्चे का जन्म, मरे हुए बच्चे का जन्म, मरे हुए बच्चे का जन्म। यानी जब मरा हुआ बच्चे का जन्म होता है तो बोलते हैं कि स्टील बर्थ हुआ है। स्टील बर्थ का मतलब वो एकदम निर्जीव, एक प्रकार से उसमें कोई जान नहीं, हिल डुल नहीं रहा है, ना मृत्यु सैया में चला गया है, वैसे बच्चे का जन्म हुआ है। चलिए इसी में आगे देखेंगे, स्टील लेक, STIL लिखेंगे, इसमें सिंगल ले हो जाएगा, स्टील लेक। स्टील लेक का हिंदी हो जाएगा, स्टील डबल एल लिखिएगा, डबल एल होना चाहिए, सिंगल एल नहीं होना चाहिए। स्टील लेक, ये भी हम लोग का नाउन है। तो इसका हिंदी लिखेंगे, बिना लहर, बिना लहर का झील, बिना लहर का झील, झील झरना होता है ना, बिना लहर का झील। तो स्टील लेक का हिंदी होता है, स्टील मतलब शांत हो गया, और लेक मतलब जानते हैं झील होता है। तो स्टील लेक का हिंदी होता है बिना, है ना, लहर का झील, यानी उसमें लहर वगैरह ना हो, एकदम शांत। इसको स्टील वाटर भी बोल सकते हैं, उसमें कोई, है ना, मतलब ऐसे तो जो धारा का प्रवाह होता है उसको हम बोलते हैं कि धारा, करेंट फ्लो है, और एकदम स्थिर रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना, बिना ये लहर का है। तो ऐसा झील जिसमें कोई लहर वगैरह नहीं है, जैसे देखिएगा समुद्र में चाहे झील में देखिएगा ऐसे ऐसे पानी ऊपर की तरफ उड़ते रहता है, और कभी कभी देखिएगा एकदम शांत जल है, थोड़ा भी ऊपर नहीं करेगा, हल्का हल्का ऐसे ऐसे करता रहेगा, तो उसी को बोलेंगे स्टिल लेक, यानी बिना लहर वाला झील। देखिए आगे अगला शब्द देखेंगे, स्टिल लाइफ, स्टिल लाइफ। देखिए यहाँ से आपको याद करने में आसानी होगा। जैसे अगर स्टील शब्द को आप सही से समझ गए तो अब ये सारा याद करने में आपको आसानी होगा। स्टील लाइफ का हिंदी देखिए है, ये भी नाउन था, ये स्टील लेक भी नाउन था, और ये भी शब्द हम लोग का नाउन ही है। इसका, है ना, ये इसका भी आप हिंदी खुद से निकाल सकते हैं। तो स्टील लाइफ का हिंदी लिखेंगे, निर्जीव, निर्जीव वस्तु का चित्र, निर्जीव वस्तु का चित्र। जैसे कोई निर्जीव वस्तु का हम चित्र बनाते हैं, जैसे मार्कर का इसका बना दिए चित्र, ये निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, या फिर मोबाइल का बना दिए, या फिर आप टेबल का बना दिए, चेयर का बना दिए, तो ये सारे के सारे निर्जीव वस्तुएं हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, निर्जीव वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर निर्जीव वस्तु का जब हम चित्रण करते हैं, उसको बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टिल लाइफ। स्टिल कैमरा भी आप देखोगे, स्टिल कैमरा, है ना, आता है कि उसमें आपको फोटो क्लिक कर देता है। स्टिल मतलब होता है स्थिर होना, रोकना उसको, है ना। स्टिल आपको कैमरा भी होता है, जैसे पंखा है वो चल रहा है फिर भी उसको क्या करता है, उसको कैमरा से आप फोटो खींचेंगे तो पंखा रुका हुआ है, आपको फोटो लेगा, जबकि वो गतिमान है, आप फिर भी उसको खींचिएगा तो आपको स्थिर वो आपको दिखाई देगा। तो स्टिल लाइफ का मतलब होता है निर्जीव वस्तु का चित्र, जो निर्जीव वस्तु का चित्र होता है उसी को स्टिल लाइफ बोलते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो गया। तो जब मरे हुए बच्चे का जन्म हो तो स्टील बर्थ बोलेंगे, बिना लहर वाला झील होगा तो उसको स्टील लेक बोलेंगे, अगर निर्जीव वस्तु का हम चित्र देखते हैं तो वो स्टील लाइफ हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। तो ये स्टील संबंधी प्रश्न
था, इसमें अब हम लोग है ना थोड़ा सा स्पेलिंग चेंजिंग करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग चेंजिंग करेंगे, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा। यहाँ पर अब स्टील लिखेंगे STEL, STEAL, STEAL, स्टील। अब चलिए इस स्टील का हिंदी बता दीजिए जल्दी से, इस स्टील का हिंदी बताइए जल्दी से, इस स्टील का हिंदी क्या होगा? देखिए इसका, ये हम लोग का है भर्ब, ये क्या है, भर्ब है। इसका हिंदी क्या होता है समझिएगा। स्टील का हिंदी होता है चुराना या चोरी, है ना, चुराना होता है, चुराना, है ना, कुछ चुरा लेते हैं, चुराना होता है। चोरी करना होता है, चोरी करना होता है। चुपके से, चुपके से आना जाना होता है, आना जाना, चुपके से आना जाना। या खिसक जाना नहीं बोलते, धीरे से खिसक गया, खिसक जाना, खिसक जाना, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, स्टील का हिंदी होता है चुराना होता है, ये वर्ब है। चोरी करना होता है, चुपके से आना जाना होता है, खिसक जाना, धीरे से नहीं खिसक जाता आदमी, तो उसको हम लोग स्टील बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टील। स्टील का हिंदी होता है चुराना होता है, चोरी करना होता है। चलिए देखिए, प्रोनाउंसिएशन वही है जो हम लोग का STILL का था, वही प्रोनाउंसिएशन इसका भी है, लेकिन उसमें स्पेलिंग था STILL और यहाँ पर स्पेलिंग है STEAL। चलिए एक और स्टील होता है ना, एक और स्टील होता है, उसका हिंदी बता दीजिए जल्दी से। STEEL, 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 इसका हिंदी बता दीजिए। बहुत आसान है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका हिंदी बताइए जल्दी से, ये लास्ट है हम लोग का। हाँ बहुत बढ़िया। इसका हिंदी, ये देखिए, जब ये नाउन रहेगा तो इसका हिंदी हो जाएगा इस्पात होगा। जैसे आप सुने होंगे इस्पात शब्द, है ना, स्टील, स्टील का बर्तन होता है, स्टील का पुल बनता है, इस्पात होता है। या दृढ़ होता है, दृढ़, जैसे वो नहीं बोलते हैं बहुत ही दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है स्टील। अगर ये भर्व के रूप में रहेगा, भर्व के रूप में, तो इसका हिंदी क्या होगा? दृढ़ करना हो जाएगा, है ना, पक्का करना हो जाएगा, दृढ़ करना, दृढ़ करना या पक्का करना। नहीं बोलते हैं किसको पक्का कर दिया जाए, हाँ पक्का कर दिया जाए। तो अब देखिए एक लास्ट वर्ड है STALE, STALE, ये हम लोग का जो शब्द है, ये नाउन रहेगा, तो इसका हिंदी देखिए क्या होगा। अगर ये नाउन रहेगा तो इसका हिंदी क्या होगा? ठीक है, ये स्टील है इसका ऐसे, तो इसका हिंदी लिखेंगे कोई बासी वस्तु, कोई बासी वस्तु, कोई बासी वस्तु। इसका और हिंदी लिख लीजिएगा, बासी खाना होता है ना, कोई बासी वस्तु। या हंसी का पात्र बनना, हंसी का पात्र, नहीं बोलते हैं हंसी का ये पात्र बन गया, है ना। जैसे मान लीजिए हम कहेंगे कि अरे ये क्या है, ये क्या है, ये अमरूद है, तो कहेगा अरे ये तो बेवकूफ है, इसको पता नहीं चल रहा है कि मार्कर है कि अमरूद है। तो लोग हम पर क्या करने लगेंगे? हंसी उड़ाने लगेंगे। तो हम हंसी के वहां पर क्या हो जाएंगे? पात्र हो जाएंगे। इसका एक और हिंदी लिख लीजिएगा, पशुओं का मूत्र, पशुओं का मूत्र, पशुओं का मूत्र यानी पेशाब। जो जानवर होते हैं उनके पेशाब को हम लोग स्टेल बोलते हैं ना। तो स्टेल का हिंदी लिख लीजिएगा, ये नाउन जब रहेगा तो कोई बासी वस्तु, जैसे बासी खाना वाना होता है, बासी वस्तु, ठीक है। हंसी का पात्र है ना होता है, उसको भी कह सकते हैं पशुओं का मित्र, पशुओं का मूत्र, मूत्र। देखिए जब ये एडजेक्टिव रहेगा, जब ये एडजेक्टिव रहेगा, देखिए ऊपर वाला मैं मिटा दे रहा हूं, जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो इसका हिंदी क्या होगा? यही स्टेल शब्द है, STALE। जब ये एडजेक्टिव रहेगा तो इसका हिंदी क्या होगा समझेंगे, है ना। बासी हो जाएगा, बासी, बासी खाना होता है ना, बासी, या पुराना, या फिर पुराना, जब एडजेक्टिव के रूप में रहेगा।
जब ये वर्ब के रूप में रहेगा तो इसका हिंदी देखिए क्या होगा। जब ये वर्ब के रूप में रहेगा तो इसका हिंदी क्या होगा, बासी करना, बासी करना, रोकना, रोकना, या फिर इसका एक और हिंदी हो जाएगा थकाना, थकाना। जैसे नहीं बोल देते हैं अरे ये थका दिया, ठीक है, थकाना, थकाना लिखिएगा, थकाना, थकना नहीं, थकाना, थकाना, थकाना। थकाना मतलब दूसरे को थका देना, और थकना मतलब खुद अपने थक जाना, है ना। तो ये हम लोग स्टेल का हिंदी लिखे हैं, ये हम लोग किसका लिखे हैं हिंदी, स्टेल का। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए हम लोग स्टेल अभी पढ़े, STALE। इसका हिंदी होता है कोई बासी वस्तु या हंसी का पात्र या पशुओं का मूत्र, ठीक है। ये जब नाउन रहेगा तब, यही शब्द यदि एडजेक्टिव रहता है तो इसका हिंदी होता है बासी होता है, पुराना होता है। जब ये वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका हिंदी होता है बासी करना, रोकना होता है, या थकाना होता है। थकाना लिखिएगा, थकना नहीं, थकाना। चलिए, तो आज हम लोग वर्ड पावर इतना ही पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ये जितने भी शब्द है आप लोग याद करिए, जो क्विज वगैरह चलता है उसमें आप बोलिए। जितने भी ये सारे के सारे शब्द हैं आप लोग याद करिए, और जो क्विज होता है उसमें आप बोला करिए, ठीक है। देखिए अब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव होता है और एक निगेटिव होता है। उसके बाद हमने इसका कल स्ट्रक्चर वगैरह आपको लिखवाया था सारा का सारा, ठीक है। सारा का सारा स्ट्रक्चर आपको मैंने कल लिखवाया था, उसको आप याद कर लिए होंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया हूं कि हमेशा एक पेज पर लिख के रखे रहना है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने क्या लिखवाया था, स्ट्रक्चर कल, अगर आप कल क्लास नहीं किए होंगे तो कल का वीडियो देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में जाकर। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट बताया था लिखने के लिए, फिर उसके बाद एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यदि उसमें नहीं शब्द है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अंत में अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये कल मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, समझा दिया था। मैंने कल बताया था इज एम आर का प्रयोग कहाँ पर होता है। अगर कल आपने क्लास नहीं किया होगा तो कल का आप वीडियो रिकॉर्डिंग में जाकर देख लीजिएगा। मैंने कल दो वाक्यों को बनवाया था। पहला था कि आप रमेश को पढ़ा रहे हैं, आप रमेश को नहीं पढ़ा रहे हैं, बस यही दो वाक्य हुआ था ना। पहला वाक्य था आप रमेश को पढ़ा रहे हैं, और दूसरा वाक्य था आप रमेश को नहीं पढ़ा रहे हैं, यही वाक्य था। देख लीजिए, मैं एक बार पुनः लिखिएगा मत, मैंने कल बता दिया था। आप रमेश को, है ना, आप रमेश को पढ़ा रहे हैं, आप रमेश को पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कल इसको बढ़िया से डीपली बताया था। सबसे पहले यहाँ से पकड़ना है टेंस, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है, क्योंकि काम यहाँ ये वर्ब हो गया, लगातार हो रहा है, और यहाँ हूँ रहे तो प्रेजेंट में है, लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, आप हो गया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, रमेश पर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसको बताया था कैसे, यू, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे यू, उसके बाद यू के साथ हम लोग एक्जुअली आर का प्रयोग करते हैं, यू आर। इसमें नहीं शब्द नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अगर रहेगा तो करेंगे। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। वर्ब है पढ़ाना, तो इसका इंग्लिश होता है पढ़ाना का टीच, और टीच का चौथा रूप होता है टीचिंग, टीच का चौथा रूप होता है टीचिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग का रमेश है तो रमेश लिख देना है। ये प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। तो कल मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया था, हाँ, तो कल हमने आप लोगों को ये पढ़ाया था। तो
आज हम लोग इसका अफर्मेटिव भी पढ़े थे, इसका निगेटिव भी पढ़े थे। निगेटिव शब्द क्या था? निगेटिव इसमें नॉट का प्रयोग कर दिए थे। अब देखिए इसी वाक्य में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अगला वाक्य देखिए, मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज भी दिया है। अगला वाक्य है, रमेश आपको पढ़ा रहा है। रमेश आपको पढ़ा रहा है। रमेश आपको पढ़ा रहा है। चलिए अब इसको जैसे मैं बताया हूं वैसे ट्रांसलेट करिएगा। ये तीसरा वाक्य है, इसको मैं जैसे बताया हूं वैसे ट्रांसलेट करिए और चैट में जल्दी से लिखिए। रमेश आपको पढ़ा रहा है। देखिए मैं एक वाक्य जो अभी लिखा हूं, मैं जानबूझकर लिखा हूं ताकि आप उस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर समझ सके। उस वाक्य में और इस वाक्य में अंतर आप समझ सके, ठीक है। देखिए उस वाक्य में और इस वाक्य में क्या अंतर है समझ लीजिए। यहां पर केवल, है ना, यहां पर केवल काम करने वाला बदल गया। सबसे पहले हमने बताया था कि सेंटेंस इसमें पहचानना है। सबसे पहला काम क्या है? सेंटेंस नहीं पहचानने के लिए बताए थे, सबसे पहले हमने बताया था टेंस पहचानने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसमें टेंस पहचानेंगे, ठीक है। और भी टेंस का मैंने क्लास लिया है। आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पीछे का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। पीछे में जो भी आपका वीडियो है उसको आप देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह देख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला काम इसमें टेंस पकड़ना। ये कौन सा टेंस है? तो ये प्रेजेंट टेंस है। कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है? क्योंकि यहाँ पर है। अगर है हूं है रहेगा तो प्रेजेंट, था थे थी रहेगा तो पास्ट, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर। तो ये प्रेजेंट हो गया, ठीक है। है ना। ये अब आगे देखेंगे काम क्या है, तो पढ़ाना काम, ये हम लोग का वर्ब हो गया। और काम कैसा हो रहा है? लगातार हो रहा है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो यहां से हम लोग को पकड़ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। देखिए यहीं से केवल हम लोग पकड़ लिए, है हुए तो प्रेजेंट, काम है पढ़ाना, और पढ़ाने का काम लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस। दूसरा चीज हमने क्या बताया था पकड़ने के लिए? यहाँ पर दूसरा चीज बनने बताया था सेंटेंस को पकड़ने के लिए। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, यानी सकारात्मक है कि नकारात्मक है? तो ये अफर्मेटिव है। एक ऐसा सेंटेंस है अफर्मेटिव है, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। ये दो चीज जरूर करिएगा, आदत बनाइए। भले ही आसान है, आपका टाइम लॉस हो रहा है, लेकिन ये आगे यही आपका समय बचाएगा। जो आप समझ रहे हैं ना कि आपका टाइम लॉस हो रहा है, यही आपका समय आगे चल के बचाने वाला है, याद रखिएगा। ये समय नहीं बचा, ये आपका खत्म कर रहा है, ठीक है। तो आगे ये आपको बहुत फायदा होने वाला है, लेकिन हैबिचुएट हो जाए इसका, है ना। हैबिचुएट हो जाइएगा तभी आपको फायदा होगा। तो सबसे पहले हमने टेंस पकड़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। फिर सेंटेंस पकड़ लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब उसके बाद देखेंगे काम क्या है, तो काम है पढ़ाने का। ये पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है कि आपको कर रहा है? नहीं, यहाँ पर पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रमेश कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आपको पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग इसको ट्रांसलेट कर लेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश। रमेश। उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट के बाद एक्जुअली वर्ब लिखेंगे। एक्जुअली वर्ब इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट रमेश दिख रहे हैं, रमेश के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? ईज का कि एम का कि आर का? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हम लोग ईज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये नाम है, मैंने कल बताया था या पिछले क्लास में ही बताया है कि अगर एक ठो नाम हो तो उसके साथ ईज का प्रयोग करेंगे। अगर कोई भी नाम हो, पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, अगर एक ठो हो, सिंगल हो, तो उसके साथ सिंगुलर एक्जुअली वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए इस वाक्य में नॉट शब्द नहीं है तो नॉट का, इस वाक्य में, हिंदी वाले वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। वर्ब का चौथा रूप, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का इंग्लिश होता है टीच, टीच का चौथा रूप होता है टीचिंग। अब देखिए वर्ब का चौथा रूप भी लिख लिए। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, तो यहाँ पर लिख देंगे यू, और लास्ट में क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप। रमेश इज टीचिंग यू। एकदम सिंपल है, सभी लोग को समझ में आ गया। कल जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही बनाए हैं। देख लीजिए कल था कि क्या था? कल क्या हमने दिया था? आप रमेश को पढ़ा रहे हैं, देखिए को इसमें लग गया तो ऑब्जेक्ट हो गया। कल
जो पहला वाक्य था रमेश के बगल में था, रमेश के बगल में को लग गया था तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी एक पकड़ने का ट्रिक होता है, जिसके बगल में को आ जाता है वो लगभग लगभग ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कल देखिए, कल हमने पढ़ाया था क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी वाक्य संख्या 1 में रमेश के बगल में को था, तो कल हमने देखा था रमेश ऑब्जेक्ट हो गया। आज आपके बगल में को हो गया, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये भी एक पकड़ने का ट्रिक हो गया हम लोग का। क्या हो गया? ट्रिक हो गया। चलिए, आप सभी लोग को ये समझ में आ गया। ये मेन चीज है। पर ये टेंस पकड़ना, सेंटेंस पकड़ना, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब ये पकड़ना, और ये स्ट्रक्चर याद करना। यही 1 2 3 4, अगर आप 4 चीज ढंग से सीख गए तो बड़ा से बड़ा वाक्य को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, या इंग्लिश से हिंदी से भी, है ना, इंग्लिश से हिंदी से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब जैसे यही मान लीजिए इंग्लिश का वाक्य है, अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो ये हम लोग का, है ना, सब्जेक्ट है, ये एक्जुलिव वर्ब है, ये वर्ब का चौथा रूप, ये ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे यू है, आपको हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद क्या है? टीचिंग है, पढ़ा, इज टीचिंग है, तो इसका हिंदी हो जाएगा पढ़ा रहा है। तो इस तरह से आप एक एक का, है ना, इस तरह से आप हिंदी निकाल सकते हैं ऐसे। तो आप घर पे क्या करिए, जब यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट कर लेते हैं तो फिर इंग्लिश से हिंदी भी ट्रांसलेट करिए, क्योंकि एग्जाम में देखिए आपको यही चीज आने वाला है जो मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। एग्जाम में कंप्रिहेंशन वगैरह में, पैराग्राफ में यही रहेगा। इसलिए आप कोई भी यहाँ पर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो छुट्टी होने के बाद या जब भी आप खाली रहते हैं तो इस इंग्लिश वाले वाक्य को हिंदी में अभी से ही ट्रांसलेट करते रहिए, तब जाके आप कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, PQRS इत्यादि आप बना पाएंगे, नहीं तो आप नहीं बना पाएंगे, याद रखिएगा। चौथा वाक्य क्या है? रमेश आपको नहीं पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, रमेश आपको नहीं पढ़ा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें टेंस पकड़ना है। कौन सा टेंस है जी? तो है, हूं है, तो प्रेजेंट हो गया, है ना, प्रेजेंट हो गया। उसके बाद ये वर्ब हो गया पढ़ाना, काम ये लगातार हो रहा है तो ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। दूसरा अब पकड़ना है इसमें सेंटेंस। ये देखिए नकारात्मक शब्द आ गया, निगेटिव वर्ड, एन मतलब निगेटिव और डब्ल्यू मतलब वर्ड, तो ये हम लोग का निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इसमें पकड़िए, पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? रमेश। जो काम करेगा सब्जेक्ट, काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप पर, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये जब पकड़ लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निगेटिव वर्ड वर्ब, तो हम आसानी से इस पर बैठा देंगे। ये एक प्रकार से फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले पर हम लोग बैठा देना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे? बैठा देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्जुली वर्ब। रमेश के साथ हम लोग ये सिंगुलर है तो सिंगुलर एक्जुली वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। क्यों नॉट का प्रयोग करेंगे? क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड नहीं आया है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, वर्ब है पढ़ाना, पढ़ाना का चौथा रूप होता है टीचिंग। उसके बाद हम लोग लास्ट यहाँ, उसके बाद क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। ऑब्जेक्ट क्या है? यू है, इसमें अदर वर्ड नहीं है तो नहीं लिखेंगे। सभी लोग को समझ में आ गया? तो मेन चीज है आपको पहले टेंस पकड़ना, फिर सेंटेंस पकड़ना, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर निगेटिव वर्ड वर्ब। अगर ये 1 2 3 चीज कर लिए तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसी फॉर्मूले पर इसको उठा के रख देना है। चलिए शिवशंकर कुमार जी, हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोलिए, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बहुत ही आसान आसान है, ये तो बहुत ही इजी है, अब इससे तो इजी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़े। अगला 5वां वाक्य देख लीजिए। 5वां वाक्य, 5वां वाक्य है, हाँ, 5वां वाक्य, हम लोग आपको खाना खिला रहे हैं। 5वां वाक्य है, हम लोग आपको खाना खिला रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा टेंस है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि यहाँ पर है, तो है से पता चल गया कि ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर खिलाना हो गया हम लोग का क्या?
है ना। खिलाना हम लोग का काम हो गया, खिलाना हम लोग क्या देख रहे हैं, काम हो गया। तो खाना खिलाना का इंग्लिश है ना, खाना खिलाना पूरा ये काम हो गया, खाना खिलाना ये काम हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये खाना खिलाना हम लोग का काम हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब। जैसे ईट का हिंदी होता है खाना, ईट का हिंदी क्या होता है, खाना। और मैंने आपको कल बताया था फीड, फीड कल बताया था ना, फीड, फीड का हिंदी होता है खिलाना, फीड का हिंदी क्या होता है, खिलाना। फीड का हिंदी क्या होता है, खिलाना, यानी क्या खिलाना, खाना खिलाना। तो ईट का हिंदी का, जैसे मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है। तो खाना खाना का इंग्लिश होता है ईट। अब खाना का अलग से मत लिखिएगा फूड, ठीक है, भोजन हो गया। खाना का अलग से फूड मत लिखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां से ये है होने की वजह से ये प्रेजेंट टेंस में हो गया, काम है खाना खिलाना। और ये खाना खिलाने का काम कैसा हो रहा है, पहला चीज यहाँ देखना है हो गया, तो यहां से पता चल गया ये प्रेजेंट में है। और यहाँ अब देखना है वर्ब, वर्ब क्या है, खाना खिला रहा है। ये काम कैसा कर रहा है, लगातार कर रहा है। और जब काम लगातार हो रहा है, देख लीजिए हम लोग आपको खाना खिला रहे हैं, काम लगातार हो रहा है। आप ये मत सोचिएगा कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हो, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, नहीं। आगे मैं सेंटेंस दूंगा, आप नहीं बना पाएंगे, लेकिन मेरा भाषण को ध्यान से सुनते रहेंगे तो आप सभी वाक्य बना लेंगे। लेकिन केवल ये रट के आए हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में है ना, रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। बहुत सारा वाक्य है जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हो नहीं रहेगा, फिर भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, चलिए बनाइए, तो चैट में लिखिए तो, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। ट्रांसलेट करिए, चैट में लिखिए जल्दी से फटाफट, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इन चेयर होता है, एक ऑन चेयर होता है। तो अगर कुर्सी का जो, जैसे मान लीजिए कुर्सी में देखिएगा बहुत सारा कुर्सी होता है, उसमें बाही नहीं होता है। जैसे पहले जमाने में, चाहे अभी भी देखिएगा, जिस कुर्सी का बाही नहीं होगा तो वहां लिखेंगे ऑन द चेयर। और जिस कुर्सी पर बाही होता है, बाही मतलब हाथ रखने वाला होता है, उसमें लिखना है इन दी चेयर, याद रखिएगा। ऑन दी चेयर और इन दी चेयर कहाँ प्रयोग होता है, ये सारी बातें आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। ऑन दी चेयर क्लियर हुआ आप लोग को, ऑन दी चेयर कहां पर होगा, इन दी चेयर कहां पर होगा, क्लियर हुआ सभी लोग। जिसमें हाथ का बाही रहता है उसको हम लोग लिखेंगे इन दी चेयर, ऑन दी चेयर नहीं, इन दी चेयर। और जिस कुर्सी में है ना, जो बगल में ऐसा कुर्सी होता है ना, आपने देखा है ना कि किसी में हाथ रखने वाला होता है, किसी में हाथ रखने वाला नहीं होता है। कुर्सी दो प्रकार का होता है। और वही टेबल की बात किया जाए तो ऑन दी टेबल, है ना। अगर वही हम लोग टेबल की बात करेंगे तो ऑन दी टेबल। अच्छा, एग्जाम में कैसे पता चलेगा, देखिए आप वहां पर इन दी चेयर का ही प्रयोग करेंगे, इन दी चेयर, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर कुर्सी देखिएगा बाही वाला ही होता है, बहुत कम ही आपको बिना बाही वाला होता है, ठीक है। अगर स्पष्ट रूप से ना पता चले तो इन दी चेयर। और देखिए यदि हम लोग टेबल पर बैठेंगे, टेबल पर, तो टेबल में तो घिरा नहीं होता, जो जगह घिर गया तो इन का प्रयोग करेंगे, और जो चारों तरफ से नहीं घिरा हो तो ऑन। अगर वही टेबल की बात करते तो ऑन दी चेयर, सॉरी ऑन दी टेबल, हमेशा ऑन दी टेबल का प्रयोग करना है, हमेशा ऑन दी टेबल। क्योंकि टेबल चारों तरफ से घिरा नहीं होता, ओपन होता है, हम उसके ऊपर बैठते हैं, तो इसलिए वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे ऑन द टेबल। लेकिन चेयर की बात करते हैं तो इन दी चेयर भी सही होता है, ऑन दी चेयर भी सही होता है। ऑन चेयर कब होगा, जब उसका बाही नहीं होगा तब, और जब बाही होगा तो इन दी चेयर, इस बात का ख्याल रखना है। अब आते हैं हम लोग अपने विषय वस्तु पर। हमने बोला हिंदी में मैं कुर्सी पर बैठा हूं,
तो सब लोग अगर जो रटा है वो तो यही ना सोच रहा होगा कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही हूं, रहे हूं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इस वाक्य, हिंदी वाक्य में देखिएगा, इस हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में, वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो है नहीं है। तो लड़का सोचेगा ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है ही नहीं, वो सोचेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में या हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, चुका हो, चुके हो, चुकी हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो सोचेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन नहीं, जो रटा हो वही सोचेगा, और जो पढ़ा होगा, समझा होगा, वो नहीं। तो आप लोग सेंस को पकड़िए, सेंस से चलिएगा ना, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक वाक्य लिख ही लीजिए किनारे अंत में, है ना, एक वाक्य लिख लीजिए, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तो यहां पर देखिए बैठा हूं, आपको लग रहा है कि अरे ये तो है हूं है, तो प्रेजेंट हो गया, है ना, ये है हूं। यहां पर देखिए पहले टेंस पकड़ेंगे, तो ये हम लोग का है हूं आएगा जहां, तो प्रेजेंट हो गया। ठीक है, जिसमें अब जो याद किया होगा तो सोचा होगा या ये चुका चुकी रहता है तो परफेक्ट होता है ना, वो क्या लिखेगा मत अभी, है ना, वो परफेक्ट लिख देगा, जो कि ये गलत है, परफेक्ट नहीं होगा। अब देखिए हम लोग देख रहे हैं कि है हूं रहेगा तो प्रेजेंट, और ये बैठना वर्ब हो गया। लेकिन अब देखेंगे काम कैसा हो रहा है, काम लगातार हो रहा है, बैठने का काम क्या हो रहा है, जारी है, लगातार हो ही रहा है। और मैंने आपको पढ़ाया है, उसका वीडियो देख लीजिएगा। जिसमें काम लगातार जारी होता रहे, कंटिन्यू होता रहे, तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब काम लगातार जारी होता रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। जब काम लगातार जारी होता रहेगा तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं, तो बैठा हूं मतलब अभी भी बैठा हूं। मैं बोल रहा हूं मैं कुर्सी पर बैठा हूं, यानी बैठने का काम अभी लगातार क्या है, जारी है। भले ही वाक्य से नहीं पता चल रहा है, वाक्य को केवल पढ़ने से नहीं पता चल रहा है। कैसे पता चल रहा है, वाक्य की सूक्ष्मता को ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पर काम क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है। और जब काम लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस में हो गया। अब देखेंगे ये बैठने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कुर्सी पर पड़ रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हम लोग कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आई एम हाँ सिटिंग, है ना, यहां पर लिख लीजिए आई एम सिटिंग इन द चेयर, आई एम सिटिंग इन द चेयर। तो आई एम सिटिंग इन द चेयर, तो मैं इनका प्रयोग किया हूं, यानी वो बाई वाला कुर्सी है, आई एम सिटिंग इन द चेयर। तो मैं कुर्सी पर बैठा हूं। तो यहां पर देखिए, आप इस वाक्य को देखिएगा, इस वाक्य को देखिएगा, इस इस वाक्य को देखिएगा, तो यही देखने को मिलेगा, इसमें यही देखने को मिलेगा कि काम लगातार जारी है। लेकिन अगर जो व्यक्ति याद किया होगा, तो अब पूछेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो बोलेगा जिस वाक्य के क्रियाकंत पे रहा हो, रही हो, रहे हो, है ना, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर वो केवल रटा होगा तो नहीं बना पाएगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति से पूछिए जो सही ढंग से पढ़ा होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, तो क्या बोलेगा, रहा है, रही वाला नहीं बोलेगा। वो बोलेगा जिस वाक्य में काम लगातार जारी होता रहे, काम लगातार होता रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। देखिएगा, ये पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति का जवाब होगा। क्या जवाब होना चाहिए, वैसा वाक्य जिसमें काम लगातार होता रहे, जारी रहे, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और जो रट के आया होगा वो यही बोलेगा, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये रटे हुए व्यक्ति का पहचान है। तो अब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना होगा कि जिस वाक्य में क्या पता चले, काम का कैसा पता चले, लगातार होने का पता चले, जारी रहने का पता चले, तो वह वाक्य हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस
टेंस में होता है। सभी लोग को समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अगर समझ में आ गया तो जल्दी से ताली बजा दीजिए। ताली बजा दीजिए मतलब ओके लिख दीजिए। मैं इसको मिटा दूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सभी लोग को समझ में आ गया? तो केवल रटिए नहीं, समझिए। जिसमें काम लगातार है ना जारी रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर बताया। तो यहाँ देखिए है हूं है तो ये हो गया प्रेजेंट। खाना खिला रहे हैं, खिला रहे हैं यानी काम लगातार हो रहा है, जारी है, तो जारी होने की वजह से कंटिन्यूअस हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। केवल इतना ही से पकड़ लिए, केवल इतना से हम पकड़ लिए कि ये वाक्य पूरा का पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये पकड़ में आ गया, ये पहला चीज पकड़े हैं। अब दूसरा चीज क्या पकड़ना है? सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है जी? तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, इसमें इसमें कहीं भी नेगेटिव शब्द नहीं आया है, इसमें कहीं भी नेगेटिव शब्द नहीं आया है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इसमें कहीं भी हम लोग का निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब देखेंगे ये खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? खाना खिलाने का काम हम लोग कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट हो गया। याद रखिएगा जो काम करेगा ये आगे बड़ी काम करेगा, ठीक है? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट। यहाँ काम खाना खिलाने का कौन कर रहा है? हम लोग, तो हम लोग सब्जेक्ट हो जाएगा। काम का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? आप पर, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे मैंने आपको ट्रिक बताया एक ठो कि जिसके बगल में को रहेगा समझिए वो 99% ऑब्जेक्ट होगा। जिसके बगल में को रहेगा वो 99% ऑब्जेक्ट होगा, याद रखिएगा। तो हम लोग इसको इंग्लिश में अब ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर के माध्यम से। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा वी। वी के साथ मैंने आपको बताया था कल या पहले भी बताया है कि वी के साथ कौन सा एक्जुअली वर्ब का प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए वर्ब का चौथा रूप लेंगे। यहाँ खाना खिलाना का इंग्लिश होता है फीड, और खाना खाना का ईट। खाना खाना का इंग्लिश ईट होता है और खाना खिलाना का इंग्लिश फीड। मैंने कल पढ़ाया था वर्ड में, कल का वर्ड देख लीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ हो जाएगा फीड। फीड का चौथा रूप क्या हो जाएगा? फीडिंग। वी आर फीडिंग। अब देखिए हमने वर्ब का चौथा रूप लिख दिया, अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको है यानी यू है, या यू लिख देना है। तो वी आर फीडिंग यू, वी आर फीडिंग यू, ठीक है? वी आर फीडिंग यू लिख लिए सभी लोग? आगे बढ़े, चलिए अगला हम लोग छठवां वाक्य देखेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा नो लिख दीजिएगा, जहां नहीं समझ में आएगा नो लिखिएगा। अब छठवां वाक्य देख लीजिए। हम लोग आपको खाना नहीं खिला रहे, बस वही सेंटेंस है, इसमें नहीं शब्द है, बस वही सेंटेंस है, बस इसमें नहीं शब्द है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? जो पहला एक्जुअली वर्ब है, खैर इसमें तो एक ही एक्जुअली वर्ब है, ऐसे याद रखिएगा, जो पहला एक्जुअली वर्ब होता है उसी के बाद हम लोग निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो खैर इसमें तो एक ही एक्जुअली वर्ब है आर, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? आर के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो क्वेश्चन वाक्य संख्या 6 जो है वो हम लोग का 5 वाला ही है। नहीं, खाना का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, खाना का नहीं। फीडिंग का मतलब होता है खाना खिलाना, खाना का होता है ईट, खाना खाना का इंग्लिश होता है ईट, ठीक है? पूरा हो गया वो। तो क्वेश्चन नंबर वाक्य संख्या 6 भी बन गया। 5 और 6 में क्या अंतर है? 5 में नहीं शब्द नहीं है और 6 में नहीं शब्द है। तो 5 में हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं किए थे आर के बाद, लेकिन 6 में आर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो 6 हो गया, सभी लोग को समझ में आ गया? सातवां में बनाऊं? सातवां कोई ऑब्जेक्शन? तो मैं सातवां बना रहा हूं, ठीक है? 5 और 6 में क्या अंतर है समझ में है ना? बस नहीं का, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। वाक्य संख्या 7, आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं। आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं। चलिए इसका जल्दी से ट्रांसलेशन बताइए तो क्या होगा? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए। आपको आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं, जल्दी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, जल्दी से इसको जल्दी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए।
जल्दी से इसमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। देखिए यही खोज रहे थे। देखिए दो लोग, देखिए दो लोग गलती कर दिए, फंस गए जाल में। कामनी कुमारी शिवशंकर कुमार, दो लोग जाल में फंस गए, बाकी लोग जाल में नहीं फंसे। उस है ना, ध्यान से सुन रहे, बात को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं है अभी उलझा के मैं दूंगा आगे। ये मत सोचिए कि इजी इजी है, इजी तो है लेकिन बहुत जल्दी उलझ जाइएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। दो लोग गड़बड़ किए, बाकी सभी लोग सही किए हैं, केवल दो लोग गड़बड़ किए हैं। मैंने आपको पहले बताया कि टेंस पहचानिए। है होने की वजह से ये प्रेजेंट में है। खाना खिला रहे हैं, काम लगातार हो रहा है, काम जो है लगातार हो रहा है इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में हो गया। तो ये इतना से पकड़ में आ गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है होने की वजह से प्रेजेंट, और काम लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस। प्रेजेंट यहां से हम बोलेंगे प्रेजेंट, और यहां से बोलेंगे काम लगातार हो रहा है तो कंटिन्यूअस। तो ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ये हम लोग का वर्ब हो गया। और काम यहाँ पर कौन कर रहा है? आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया कि जिसके बगल में को रहेगा, ट्रिक हमने बताया ना, उसको नोट करके लिख लीजिए, इसको नोट करके लिख लीजिए साइड में। मैंने आपको बताया जहां को रहेगा वो लगभग 99% ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसको ज्यादातर लोग सोचते हैं ना कि आपको शुरू में तो ये सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल गलत है, सब्जेक्ट नहीं है, ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। ये हम लोग का क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट है। क्यों ऑब्जेक्ट है? ये मत सोचिएगा कि वाक्य के शुरू में है को, मतलब जिसके बगल में को रहेगा, जैसे आपको यहां पर को लगा है ना, यहां पर को लगा है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन जैसे अब यही रहता, जैसे अब मान लीजिए यही ऐसे रहता, आप हम लोगों को, देखिए आगे मिलेगा आगे, आप यही देख लीजिए, ये को उठा के यहां से उठा के यहां ला दिए। अब बताइए इसमें अब कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है? मैंने यहाँ को उठा कर यहां ला दिए, अब कौन सब्जेक्ट होगा? अब ऐसे वाक्य, आप हम लोगों को खाना खिला रहे हैं, यहां पर अब कौन सब्जेक्ट हो गया? तो यहां सब्जेक्ट कौन है? यू हो गया। यहां पर सब्जेक्ट कौन हो गया? यू, आप हो गया। यहां पर ये आप हो गया, और को किसके बगल में आ गया? हम लोग के बगल में आ गया। तो यही वाक्य में केवल को उठा के यहां ला दूं तो ऑब्जेक्ट हम लोग वाला हो जाएगा और सब्जेक्ट आप हो जाएगा। ये मैं सिखा रहा हूं। तो जिसके बगल में को रहेगा आप समझिए ऑब्जेक्ट वही है। क्लियर हुआ? ये मत सोचिएगा कि सेंटेंस के शुरू में है तो सब्जेक्ट। बहुत सारे लोग ये पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि वाक्य के शुरू में है तो सब्जेक्ट। कोई जरूरी थोड़े है भाई, कोई जरूरी नहीं है। देखिए वाक्य के शुरू में है ये वाला शब्द, यहां पर देख लीजिए, इस तरह से है, आपको, आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि वाक्य के शुरू में है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसके बगल में देखिए को लगा है इसलिए ऑब्जेक्ट है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट मत पकड़िए, ऐसा भी काम कर सकते हैं कि पहले देखिए काम क्या है, खाना खिलाना। पहले एक और तरीका है इसे पकड़ने का, आएगा, घबराइए नहीं, अभी और योर देम सब मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा यही सब तो कंफ्यूज होता है व्यक्ति, सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होता है। यही सारा चीज मैं आपको क्लियर करूंगा ट्रांसलेशन में, इसलिए जानबूझ के पढ़ा रहा हूं। ये ग्रामर में भी पढ़ना है, ये चीज ग्रामर में भी पढ़ना है। लेकिन ग्रामर में बच्चे लोग केवल रटते हैं, समझते नहीं है। बस उसका टीचर क्या करता है, रीडिंग कर देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर झाम कर, मतलब इधर उधर नौटंकी करता है, बात खत्म। आपका 4,000 5,000 रुपया गायब हो गया। फिर 2-4 महीना के बाद, क्लास खत्म होने के बाद 2-4 महीना के बाद वहीं के वहीं आप देखते हैं अपने आप को, एग्जाम देने जाते हैं तो आप अपने आप को रियलाइज करते हैं कि हम वहीं के वहीं हैं। तो कैसे आपका इंग्लिश बिल्डअप होगा, आगे ब्रूस्टअप होगा, उस चीज को आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ। क्लियर है सभी लोग को? तो घबराइए नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। एकदम जो मैं सिखा रहा हूँ अभी उसको सीखिए, एक्स्ट्रा अभी नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले देखना है काम क्या है। काम है खाना खिलाना। उसके बाद देखिए खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है। मैंने क्या बोला?
सब्जेक्ट को पकड़ने का सबसे वीवीआई कॉन्सेप्ट, सब्जेक्ट को पकड़ने का सबसे वीवीआई कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं। किससे पकड़ाएगा भाई? भरवा से पकड़ाएगा, भरवा से। ये भर्ब को देखिए, भर्ब क्या है? खाना खिलाना। और खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? जल्दी से बता दीजिए, खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? आपको या हम लोग? खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? जो ये भर्ब है, इसको काम को कौन कर रहा है? जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा, जो काम को करेगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहां पर खाना खिलाने का काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग का यहां पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी लोग को? तो खाना खिला रहे हैं, कौन खाना खिला रहा है भाई? तो हम लोग खिला रहे हैं। किसको खिला रहे हैं? किसको खिला रहे हैं? तो आपको खिला रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो याद रखिएगा, यहां पर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, आपको ये हमेशा काम करेगा। नोट करके लिखिए, नोट नंबर 1 में नीचे में एक लाइन छोड़ के तब लिखिएगा। इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसको एक लाइन छोड़ के तब नीचे लिखिए। नोट नंबर 1 में, नोट नंबर 1 में मत लिखिए, ऐसे लिखिए, पहले नोट लिखिए तब नीचे 1 2 लिखवाएंगे। नोट पहले लिखिए। किसी वाक्य में, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का तरीका, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानने का तरीका। तो किसी वाक्य में हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पहचानेंगे? देखिए, इसको हेडिंग दे लिए, अब नीचे लिखिए नोट नंबर 1। अब नीचे लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में लिखेंगे, उस वाक्य के भर्व में, भर्व से, उस वाक्य के भर्व से, उस वाक्य के भर्व से कौन वाला प्रश्न पूछेंगे। उस वाक्य के भर्व से कौन वाला प्रश्न पूछेंगे, कौन वाला प्रश्न पूछेंगे। नोट नंबर 1 में लिखिएगा, उस वाक्य के भर्व से कौन वाला प्रश्न पूछेंगे, कौन वाला प्रश्न पूछेंगे। जो हमें जवाब मिलेगा, जो हमें जवाब मिलेगा, जो हमें जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जो हमें जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जो हमें जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। फिर से सुन लीजिए, नोट नंबर 1, उस वाक्य के भर्व से कौन वाला प्रश्न पूछेंगे, जो हमें जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। जो हमें जवाब मिलेगा वही सब्जेक्ट मिलेगा। देखिए मैंने क्या लिखवाया, सुन लीजिए मोटा मोटी। कोई भी वाक्य है, अब उसमें हमको सब्जेक्ट पकड़ना है, तो उस वाक्य के भर्ब वाला से, जैसे इस वाक्य में भर्ब वाला कौन है? खाना खिलाना। भर्ब वाला से कौन वाला प्रश्न पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कौन वाला। कौन सा प्रश्न पूछेंगे? कौन वाला। तो अब ये कौन वाला प्रश्न पूछिए, इस वाक्य के भर्ब से कौन वाला, कौन खाना खिला रहा है। कौन वाला प्रश्न पूछने का मतलब समझिए, इस वाक्य के भर्ब से, भर्ब क्या है? खाना खिलाना। कौन सा प्रश्न पूछना है? कौन प्रश्न है ना, क्या पूछना है? तो कौन वाला प्रश्न पूछना है। तो इसके भर्ब है खाना खिलाना। तो पूछिए कौन खाना खिला रहा है, कौन खाना खिला रहा है। इसका जवाब क्या मिलेगा? हम लोग। इसका जवाब क्या मिलेगा? हम लोग। तो हम लोग का सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग, यहाँ पर हम लोगों का सब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ नोट नंबर 1? अगर सभी लोग को नोट नंबर 1 समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। यदि सभी लोग को नोट नंबर 1 समझ में आ गया तो यस लिख दीजिए। चलिए नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा नो लिख दीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आया हो नो लिख दीजिए। चलिए नोट नंबर 2 लिखेंगे, उस वाक्य के, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, उस वाक्य से, उस वाक्य के, नोट नंबर 2 में लिखेंगे, उस वाक्य के, उस वाक्य के भर्ब से, भर्ब से, भर्ब से किसको वाला, किसको वाला
किसको वाला, किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, उस वाक्य के भर्व से किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, जो जवाब होगा, जो जवाब होगा वही ऑब्जेक्ट 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 होगा। फिर से सुन लीजिए, किसी वाक्य में, किसी वाक्य के भर्व से किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, जो जवाब होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। किसी वाक्य के भर्व से किसको वाला प्रश्न पूछेंगे, जो जवाब होगा वही ऑब्जेक्ट होगा। देखिए अब यहां समझिएगा ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे। तो उस वाक्य में, अब हम लोग उस वाक्य में कि देखेंगे भर्व क्या है। तो भर्व इसमें क्या है, खाना खिलाना, खाना खिलाना। अब इससे किसको वाला प्रश्न पूछिए, किसको खाना खिला रहा है, किसको खाना खिला रहा है, तो इसका जवाब क्या मिलेगा आपको, इसका जवाब क्या मिलेगा आपको। तो जो हम किसको से प्रश्न पूछेंगे और जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं इसी वाक्य में वर्ब को उठाया, खाना किसको खिला रहा है, खाना किसको खिला रहा है, तो इसका जवाब मिलेगा आपको। किसको खाना खिला रहे हैं हम लोग, आपको खाना खिला रहे हैं, आपको खिला रहे हैं। तो यहाँ आपको जवाब मिला, तो किसको से जो प्रश्न पूछेंगे वर्ब के साथ, वो हम लोग का ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट। क्या प्राप्त होगा, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर प्रश्न पूछ सकते हैं किसको खाना खिला रहा है, तो आपको खाना खिला रहा है, तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। ये समझ में आ गया ऑब्जेक्ट, तो ओके लिख दीजिए। अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया पकड़ने का तरीका, तो ओके लिख दीजिए सभी लोग। अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया तो ओके लिख दीजिए। तो आप सभी लोग को याद हो गया कौन से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, कौन से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, कौन से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, अरे जवाब दीजिए, कौन से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। कौन से प्रश्न पूछेंगे तो क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। कौन से प्रश्न पूछेंगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, सब्जेक्ट। किसको से प्रश्न पूछेंगे तो, किसको से प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसको से प्रश्न पूछेंगे तो ऑब्जेक्ट। किसके माध्यम से, किसके माध्यम से, किसके माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, किसके माध्यम से प्रश्न पूछेंगे, वर्ब के माध्यम से। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया से आप समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे जैसा घटिया टीचर भी आपको समझा रहा है इंग्लिश, बहुत बड़ी चीज है। देखिए वास्तव में हम इंग्लिश के टीचर उचर नहीं है, इंग्लिश तो ऐसी मजबूरी में हम पढ़ा लेते हैं। तो वर्ब के माध्यम से हम, वर्ब के, आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं जा रहा है, अच्छा टाइम भी ओवर हो रहा है ना इसीलिए। चलिए इस वाक्य को जल्दी से ट्रांसलेट कर लेते हैं, उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे। देखिए एक बात याद रखिएगा, शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, जब हम लोग सीख जाएंगे ना तो टाइम इतना नहीं लगेगा। याद रखिएगा शुरू में सीखने में बहुत टाइम लगता है, जो मेहनत करना होता है शुरू में, बाद में एकदम धड़ाधड़ देखिएगा जल्दी जल्दी बनेगा। तो शुरू में धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, घबराएंगे नहीं। तो किसको से जो प्रश्न पूछते हैं तो ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है, और कौन से प्रश्न पूछेंगे तो, है ना, सब्जेक्ट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये केवल आपको बेवकूफ बनाने का काम किया गया है, बाकी ये पीछे वाला ही वाक्य है। पीछे वाला वाक्य क्या था, छठा में हम लोग आपको खाना, नहीं वाक्य नंबर 5 था, ये सेंटेंस नंबर 5 ही है, समझिए सेंटेंस नंबर 5 ही है। ठीक है, तो इसको देखिए, हम आपको हम लोग खाना खिला रहे हैं, तो इसको हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हम लोग हैं। या मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, ट्रिक क्या हमने बताया है कि जिसके बगल में को रहेगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है। अभी जो मैंने नोट करके लिखवाया वो कॉन्सेप्ट था और ये ट्रिक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे वी, उसके बाद इसके साथ एक्जुलेटिव वर्ब आर का प्रयोग होगा, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, और उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यूज करेंगे। खाना खिलाना का होता है फीडिंग, फीडिंग, और उसके बाद अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब के चौथा के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपको यू। सभी लोग को समझ में आया। तो वाक्य संख्या 5 और वाक्य संख्या 7। सर आप
बीच में अच्छा से एक्सटेंड हुई तो बीच में क्यों? बीच में क्या है? अच्छा बीच में बोल रहे हैं, किनारे बोल रहे हैं? बीच में एक्सटेंड होने के लिए बोल रहे हैं कि किनारे? हम्म, नहीं समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखिए या फोन करिए कोचिंग वाले नंबर पर। तो कल से हम लोग का करेंट अफेयर का भी क्लास चलेगा, ठीक है? कल से हम लोग का करेंट अफेयर का भी क्लास चलेगा, ठीक है? सर मेरा भाई आपका एक फोटो बनाना चाहता है, स्क्रीन शॉट लेना होगा आपका। अच्छा आपके भाई फोटो बनाते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये 34 को दांत दिखाना है कि 32 को ही बता दीजिए। चलिए मैं आपको बीच में आ जाता हूँ। हो गया? ओके ओके, वेलकम। तो आज इतना ही रहने दीजिए। तो आप लोगों ने देखा वाक्य संख्या 5 और वाक्य संख्या 7 में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो कल से हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे, ग्रामर भी और करेंट अफेयर्स भी। उसके लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक है? हाँ छुट्टी हो गया, छुट्टी, बाय बाय, ओके चलिए।